आज का हमारा टॉपिक जो है मेडिवल पीरियड है। हालांकि ये यूपीएससी सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी जब भी हम मॉडर्निटी में रेनेसां की बात करते हैं या इनलाइटनमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हम एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश करते हैं मेडिवल पीरियड से, जहाँ कि हम बोलते हैं कि रेनेसां वाज ए रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम मेडिवल पीरियड। कई बार रेनेसां को बिगिनिंग ऑफ मॉडर्निटी भी बोला जाता है या बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न टाइम्स भी बोला जाता है। तो इस कॉन्ट्रास्ट को समझने के लिए कि क्या ऐसा डिफरेंट हुआ फ्रॉम मेडिवल पीरियड मॉडर्न टाइम में, हल्की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिवल पीरियड भी ज़रूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा लेक्चर मैंने प्लान किया है ताकि आप मेडिवल पीरियड को समझ सकें, बेसिक आइडियाज़ को समझ सकें, ताकि आप मॉडर्निटी को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेडिवल पीरियड की शुरुआत कब से होती है। तो लोग बोलते हैं कि डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर के बाद से मिडिवल पीरियड की शुरुआत हुई है। तो जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था तो उस वक्त यूरोप के बाकी के एरिया में जर्मेनिक किंगडम्स स्थापित हो रहे थे। ये दोनों, जो रोमन एम्पायर की जो पॉलिटी थी और जो जर्मेनिक किंगडम्स की पॉलिटी थी, इन दोनों में काफ़ी का डिफरेंस था। जहाँ की रोमन एम्पायर एक सेंट्रलाइज स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पर जर्मेनिक किंगडम जो है फ्यूडलिज्म का शुरुआत है और एक फ्यूडल सेटअप को शो करता है, जिसमें कि क्या है कि पावर सेंटर्स जो हैं डिसेंट्रलाइज हैं, छोटे छोटे लोकलाइज्ड हैं, और ये पावर सेंटर्स जो हैं फैमिली टाइज एंड पर्सनल लॉयल्टी टू लोकल चीफ्स के बेस पे बने हैं। अभी इसको हम अगर ग्राफिकली समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक मान लेते हैं, अगर ये एक किंगडम है तो रोमन एम्पायर के टाइम में किंग जो है वो पीक ऑफ एवरी हायरार्की है। तो इस एरिया के जितने भी पीजेंट हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या जितने भी पावर सेंटर्स हैं, सारे लोग किंग से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। मिलिट्री किंग के लिए काम करती है, सारी चीज़ें किंग पर ही टर्मिनेट या एंड करती हैं, ठीक है। जबकि ऐसा जर्मेनिक किंगडम्स में नहीं था। जर्मेनिक किंगडम्स में क्या था कि छोटे छोटे विद इन ए किंगडम छोटे छोटे लोकल पावर सेंटर्स बने हुए थे। अब क्या है, इस लोकल पावर सेंटर में, हर एक पावर सेंटर में एक चीफ है, और ये सारे चीफ अपने लोकल पावर सेंटर्स में क्या है, सारे पावर को अपने ऊपर सेंट्रलाइज किए हुए हैं। तो इस एरिया के जो भी पीजेंट होंगे या जो भी फाइटर्स होंगे, जो भी वॉरियर्स होंगे, उन सब की लॉयल्टी डायरेक्टली किंग को होने की बजाय इस लोकल लीडर के पास है। और ये जो लोकल लीडर है ये किंग के प्रति लॉयल हैं, लेकिन इनके एरिया के अंदर के लोगों को किंग से डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है, यानी कि एक ब्रेक है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहिए तो आप कह सकते हैं ये जो लोकल चीफ है, इन्हीं को हम लोग लॉर्ड्स या नोबल्स बोलते हैं, ठीक है। फ्यूडलिज्म में लॉर्ड्स या नोबल्स इन्हीं को बोलते हैं। तो ये हर एक जो लोकल पावर सेंटर के जो हेड थे, लॉर्ड्स या नोबल्स, इनके नीचे एक सेट ऑफ वॉरियर्स रहते थे, बैंड ऑफ वॉरियर्स रहते थे। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्स भी बोलते हैं। और ये जो बैंड ऑफ वॉरियर्स या जो नाइट थी, इनकी लॉयल्टी डायरेक्टली जो था लॉर्ड्स के लिए थी। और इसका कारण ये था कि लॉर्ड इनकी सारी रिक्वायरमेंट, चाहे हाउसिंग का हो, फूड का हो, या सारी रिक्वायरमेंट को मीट करता था। एज सच किंग से डायरेक्टली इनको कोई लेना देना नहीं था। तो लॉर्ड की लॉयल्टी जिसके प्रति होगी, ये नाइट्स की भी लॉयल्टी उसके प्रति होगी। और ये लॉयल्टी एक्सट्रीम लेवल तक जाती थी मिडिवल पीरियड में, और एक ट्रेडिशन डेवलप हुआ जहाँ के लोग लॉयल्टी को अपने जान देने से भी कंपेयर करते हैं कि कुछ भी हो जाए, लॉर्ड को हर हालत में मुझे प्रोटेक्ट करके रखना है, और लॉर्ड के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो वो भी एक प्रेस्टीज की बात है। इसी को शिवल्री भी बोलते हैं। तो ब्रेवरी मिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट एंड ट्रेडिशन
जहाँ की लॉर्ड ही अल्टीमेट आपके लिए सब कुछ डिवोशन का पॉइंट है। ठीक है, तो ये इस तरह का सिस्टम था। अगर आप एक पावर सेंटर को थोड़ा अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसको मैनर सिस्टम भी बोलते हैं। मैनर सिस्टम फ्यूडल सिस्टम का इकोनॉमिक वर्ड है। तो एक मैनर के अंतर्गत क्या होता था कि लॉर्ड का अपना एक कैसल होता था, यहीं से वो अपना रहता था, कैसल से रहता था, और यहीं से वो अपना पूरा कंट्रोल इस एक पर्टिकुलर मैनर या लोकलाइज जो पावर सेंटर है लॉर्ड का उसके अंदर मेंटेन करता था। अब क्या है कि इसके लिए कुछ कुछ एरियाज एग्रीकल्चर के लिए डिनोटेड हैं, कुछ एरियाज जो है जानवर पालने के लिए ईयरमार्क्ड हैं, कुछ एरिया फिशिंग के लिए हैं, कहीं पर कुछ घर बने हुए हैं लोगों के, पिजेंट्स के। ठीक है, कहीं अस्तबल है। तो हर एरिया अपने आप में डिमार्केटेड है, और कहीं ना कहीं इंटेंशन ये रहता था कि ये जो एरिया है ये अपने आप में एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो। ठीक है, अब क्या है कि नॉर्मल टाइम में तो ये सेटअप है, लेकिन ज्यों ही कोई बाहर से एग्रेशन होगा, चाहे कहीं से अटैक हो जाएगा, तो सारे के सारे पेजेंट एंड जो भी बाकी के लोग हैं वो सारे क्या होंगे, इस कैसल के अंदर आ जाएंगे। कैसल का डोर खुलेगा, लॉर्ड सबको प्रोटेक्ट करेगा और सबको अंदर आ जाने देगा, और जो वॉरियर्स हैं, जो नाइट्स हैं, जो लॉर्ड है, वो सारा लड़ाई लड़ेगा। जब वॉर जैसी सिचुएशन खत्म हो जाएगी तो फिर से सारा कुछ रिस्टोर हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि पीजेंट वापस जो है फिर से फार्म में लग जाएंगे और सारा सिस्टम चलने लगेगा रूटीन वाइज। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो पेजेंट्स हैं या ये इस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में रहने वाले लोग हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए लॉर्ड पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, और यही कारण है कि इनकी लॉयल्टी लॉर्ड के प्रति ज़्यादा हुआ करती थी। एक चीज़ और है कि ये पीरियड खतरनाक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दो कारण से आ रही थी। एक तो था कि एक्सटर्नल अटैक्स हो रहे थे। तो एक्सटर्नल अटैक्स में हम लोग जानते हैं वाइकिंग्स और मुस्लिम्स। तो फ्रिक्वेंटली यूरोप के एरिया में वाइकिंग्स और मुस्लिम्स का अटैक हो रहा था। साथ में एक खतरा आता है इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ फ्यूडल सिस्टम से। फ्यूडल सिस्टम में क्या है, यहाँ एक ही किंगडम के अंदर कई सारे लॉर्ड्स हैं। हर लॉर्ड अपने एरिया में ग्रेट है, तो हर लॉर्ड का एक एस्पिरेशन रहता है कि वो दूसरे के एरिया को कैप्चर कर ले और उस अपने एरिया को एक्सपेंड करे। तो एक तो इंटर राइवलरी चल रही है बिटवीन लॉर्ड्स, उसके कारण भी इनस्टेबिलिटी रहेगी। और दूसरा है कि जो भी लॉर्ड काफ़ी पावरफुल होता था वो हमेशा चाहता था किंग को रिप्लेस करने के लिए। तो एक हमेशा म्यूजिकल चेयर जैसा गेम चलता रहता था, जहाँ की किंग और लॉर्ड के बीच में भी इन फाइटिंग चलती रहती थी। हमेशा जो सबसे पावरफुल लॉर्ड होगा वो नेक्स्ट इन लाइन फॉर किंग के लिए लगा रहेगा। ठीक है, तो ये जो इनस्टेबिलिटी, इंटरनल इनस्टेबिलिटी है फ्यूडल सिस्टम की, और साथ में ये जो एक्सटर्नल जो अटैकर्स थे वाइकिंग्स और मुस्लिम, इसके कारण हमेशा जो था यूरोप का एरिया वो क्या था, हमेशा ससेप्टेबल रहता था वॉर के। और इस इनसिक्योरिटी के कारण ही ये जो सिस्टम है, मैनर सिस्टम या फ्यूडल सिस्टम डेवलप हुआ, जहाँ की किंग का इंपॉर्टेंस घटता जा रहा था, क्योंकि लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए किंग पर नहीं डिपेंडेंट थे, बल्कि ये जो लॉर्ड का कैसल है उस पर डिपेंडेंट है, लॉर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। और यही जो जर्मेनिक किंगडम्स का जो नेचर था, जो फैमिली टाइज बेस्ड था, पर्सनल लॉयल्टी टू लोकल चीफ था, दिस गिव राइज टू फ्यूडल सिस्टम, और यही फ्यूडल सिस्टम बना। ठीक है, तो अगर आप में से कुछ लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो उसमें भी आपने एग्जैक्टली सेम देखा होगा कि क्या है कि कुछ लोग एस्पायर कर रहे हैं राजा बनने के लिए, वो जो है सब लोग लॉर्ड हैं अपने अपने एरिया में, और लोकल लोग उसी लॉर्ड पे डिपेंडेंट हैं। और हर एक जगह आप देखते होंगे एक छोटा सा कैसल होता है, जब भी वॉर होता है लोग कैसल के अंदर आ जाते हैं। एग्जैक्टली लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, वो टिपिकल फ्यूडल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे वहाँ पर क्या है, सारे लॉर्ड्स, कई सारे लॉर्ड्स जो है किंग बनने के लिए फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही म्यूजिकल चेयर का गेम यहाँ पर भी चलता रहता था फ्यूडल सिस्टम में। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक कि कैसा फ्यूडल सिस्टम था। तो इस सिस्टम को हम लोग अब थोड़ा और डीप में एनालाइज करेंगे और हम समझेंगे कि कैसे पॉलिटिकल हायरार्की एग्जिस्ट करती थी और कैसे जो है सोशल हायरार्की एग्जिस्ट करती है। अगर अब हम बात करें पॉलिटिकल हायरार्की की, तो पॉलिटिकल हायरार्की में सबसे ऊपर किंग हो गया हमारा।
और यह एक पिरामिडल स्ट्रक्चर टाइप का है। सबसे ऊपर किंग, और किंग के नीचे कौन से हो गए? लॉर्ड्स, जो कि लोकल चीफ्स भी हैं, इनको नोबल्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और हर लॉर्ड के नीचे उनके नाइट्स हो गए या वॉरियर हो गए। ये तीनों तो पॉलिटिकल हायरार्की में एकदम क्लियरली हम लोग समझ रहे हैं। और इनके नीचे कौन हो गए? कॉमनर्स। कॉमनर्स के अंतर्गत पीजेंट्स आ गए या सर्फ भी बोलते हैं, ट्रेडर्स आ गए, स्किल्ड वर्कर्स आ गए, आर्टिस्ट आ गए, आर्टिसन आ गए, ये सारे लोग आ गए, ठीक है। तो ये फ्यूडल सिस्टम का पॉलिटिकल हायरार्की है, जिसमें कि किंग टॉप पर है और लॉर्ड सेकेंड मोस्ट पावरफुल है। नाइट्स एंड कॉमनर्स का जो लॉयल्टी है वो लॉर्ड्स के लिए है, इनकी लॉयल्टी किंग के लिए डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। इनकी लॉयल्टी लॉर्ड्स के लिए है और किंग टॉप पर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सोशल हायरार्की को। सोशल हायरार्की को जो है वो स्टेट सिस्टम बोलते हैं। सोशल हायरार्की जो थी वो बिल्कुल हमारे कास्ट सिस्टम की तरह थी, जहां पर कि टॉप टू सेगमेंट जो है या टॉप टू स्ट्रेटा जो है नोबिलिटी, क्लर्गी और थर्ड स्ट्रेटा कॉमनर्स हैं। नोबिलिटी के अंतर्गत सारे वॉरिंग या मिलिट्री वाले एस्पेक्ट आ जाएंगे, यानी कि किंग, लॉर्ड एंड नाइट्स जो है वो नोबिलिटी के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लर्गी हो गया कि इस पीरियड में रोमन कैथोलिक चर्च या पोप जो रोम में बैठते थे उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा, और उसका इम्पैक्ट होने का एक सिंपल सा कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। चूँकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इसीलिए जो एक अनसर्टेन पीरियड है, जो एक हमेशा वॉर का माहौल है, तो उसमें कहीं ना कहीं रिलीजन हमेशा अपना एक डोमिनेंट एस्पेक्ट रहता है, डोमिनेंट प्रभाव छोड़ता है। तो जहाँ की सारे लोग लॉर्ड्स के लॉयल्टी पे डिवाइडेड थे, वहाँ वो सारे लोग क्रिश्चियनिटी के द्वारा यूनाइटेड थे। तो क्रिश्चियनिटी एक ऐसा फैक्टर था जो पूरे यूरोप को यूनिफाई कर रहा था, जबकि पॉलिटिकल सिस्टम डिवाइड कर रहा था। साथ में क्या हो रहा था, कुछ पोप जो थे काफ़ी विजनरी थे और उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी शुरू कर दिया था। अब जो लॉर्ड या जो किंग उनकी बात नहीं मानते थे तो उसको वो डिस्क्रेडिट करते थे, और फिर क्या होता था, जनता उनका विद्रोह कर देती थी। तो उस डर से कई सारे लोग क्या करते थे कि पॉलिटिकल लोग भी क्या कहते हैं, रिलीजियस लाइन को टो करते थे, और यह कहीं ना कहीं उनके अंदर रिजेंटमेंट बना रहता था। बट ये एक फैक्ट रहा है कि लोग जो हैं पोप से काफ़ी डरते थे, और पोप का इंटरफेरेंस पॉलिटिकल स्फेयर में भी था। वो दो लोगों के झगड़े के बीच में ब्रोकरेज भी करता था, ठीक है, दो कौन बनेगा सॉल्व भी कर, सक्सेशन को सॉल्व करता था, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता था। वो एक पॉलिटिकल अफेयर का इंटीग्रल पार्ट था। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे दो चीज़ें उभर के आती हैं। जब हम देखते हैं मॉडर्न टाइम की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, या सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, या सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। और जो वेस्ट में सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो है टोटल सेपरेशन का, वर्ल्ड सेपरेशन का, जहाँ की किसी हालत में रिलीजन को पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करने दिया जाता है। और कहीं ना कहीं उसका मेन कारण ये ग्रीवांस है जो मेडिवल पीरियड में था, जहाँ की पोप हर पॉलिटिकल अफेयर में उंगली कर सकता था, ठीक है। तो ये जो ग्रीवांस है ये यहीं से जनरेट होता है। इसके अलावे हमको मॉडर्न टाइम में देखने को मिलता है कि जब हम बात करते हैं रिफॉर्मेशन की, जो कि रेनेसां पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ के रिलीजियस रिफॉर्म हुए हैं या रिलीजन को चैलेंज किया गया, ट्रेडिशनल नोशन को, और प्रोटेस्टेंटिज्म का जन्म होता है, जो कि रोमन कैथोलिक के अगेंस्ट थे, प्रोटेस्ट में खड़े थे। तो कहीं ना कहीं वो भी यहीं से आता है। जब मार्टिन लूथर ने क्या कहते हैं रिफॉर्मेशन की शुरुआत की, जब प्रोटेस्टेंटिज्म की शुरुआत की, तो उसको जर्मन किंग ने काफ़ी सपोर्ट किया, और उसका एक कारण ये भी था कि
सारे के सारे पावर सेंटर्स उस वक्त चर्च से अपने आप को आज़ाद करना चाहते थे। बाद में हम देखेंगे एंग्लिकन चर्च सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च। वो भी इसी का एस्पेक्ट है कि जहाँ पर कि रोमन कैथोलिक चर्च में सुप्रीम पोप होता है, एंग्लिकन चर्च में सुप्रीम किंग होता है, और वो अपने आप को रोमन कैथोलिक से सेपरेट करके किंग को ही सर्वोपरि बनाते हैं। तो ये सारा जो है ना कहीं मेडिवल पीरियड की का जो पोप के द्वारा एक्सटॉर्शन या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, इसी का आउटकम है, या इसी का एक तरह से कह सकते हैं रिफॉर्म है। ठीक है, तो ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जस्ट लाइक हमारे कास्ट सिस्टम में जैसे क्षत्रिय और क्या थे, ब्राह्मण सबसे टॉप पर थे, उसी तरह से नोबिलिटी और क्लर्गी जो है ये टॉप के स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स रिच थे, ये स्टेट्स पावरफुल थे, और सबसे बड़ी बात ये रिच और पावरफुल थे लेकिन ये लोग टैक्स नहीं भरते थे, उसके बजाय ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि नोबिलिटी टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है, किंग टैक्स कलेक्ट करेगा या लॉर्ड टैक्स कलेक्ट करेगा, बट आज के समय के लिए क्लर्गी भी टैक्स कलेक्ट करेगा, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। बट इस पीरियड में नोबिलिटी एंड क्लर्गी ये दोनों लोग टैक्स देते तो नहीं ही थे, बल्कि ये दोनों लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। और जब लुई 16 ने पहली बार नोबिलिटी को टैक्स करने की कोशिश की, तो फिर हम जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो वो सारा तो हम लोग कमिंग टाइम में देखेंगे। तो ये भी स्टेट का सिस्टम था जो इस तरह का था। कॉमनर एक काफ़ी वाइड ग्रुप है, इसमें कुछ लोग क्या हैं, बुर्जुआजी हैं, यानी कुछ लोग ट्रेडर हैं, कुछ लोग कैपिटलिस्ट हैं, छोटे मोटे कैपिटलिस्ट हैं, कुछ लोग मोस्टली लोग पीजेंट हैं। ठीक है, तो काफ़ी वाइडर सेक्शन है, और ये लोग सबसे ज़्यादा शोषित होते थे, सबसे ज़्यादा टैक्स भरते थे, और इनके पास कोई बहुत ज़्यादा राइट्स या डोमिनेंट पोजीशन भी नहीं होता था। तो ये हो गया हमारा स्टेट सिस्टम जो कि सोशल हायरार्की को डिनोट करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है क्रूसेड। क्रूसेड मेडिवल पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। क्रूसेड बेसिकली क्या है, इट्स ए वॉर, ऑनगोइंग वॉर बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स फॉर कैप्चर ओवर पैलेस्टीन। तो इसके दो कारण हैं मेनली। पहला कारण था पैलेस्टीन, तो पैलेस्टीन पर उस वक्त मुस्लिम्स का कैप्चर था, और पोप क्या चाहते थे कि पैलेस्टीन पर क्रिश्चियंस का कैप्चर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए वो बार बार एक्साइट करते थे राजा को, लॉर्ड्स को, नोबिलिटी को, ताकि वो लोग जाएं और वहाँ पर अटैक करके पैलेस्टीन को आज़ाद कराएं। ठीक है, और दूसरा कारण था इस वक्त कॉन्स्टेंटिनोपोल, जिसको कि आज के टाइम में इस्तांबुल भी बोलते हैं, इस पर उस समय बाइजेंटाइन एम्पायर का रूल था। ये लोग क्रिश्चियन थे, लेकिन क्या था, ऑटोमन टर्क्स जो हैं वो जो कि मुस्लिम थे, ये लोग इस पर कैप्चर करना चाहते थे। फाइनली वो लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं। जो ही रेनेसां का पीरियड शुरू हुआ है उससे जस्ट पहले ऑटोमन टर्क्स ने फाइनली बाइजेंटाइन एम्पायर को कॉन्स्टेंटिनोपोल से हरा दिया था। बट बात क्या है कि जब कॉन्स्टेंटिनोपोल को खतरा लग रहा था ऑटोमन टर्क से, तो वो जो था उसने सारे इस मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी को बोला कि हमारी मदद करने के लिए आओ। तो कहीं ना कहीं उसके प्रोटेक्शन में भी लोग आकर, और फिर ये भी एक क्रूसेड का कारण बना था। तो क्रूसेड बेसिकली ये शो करता है कि कितना क्लोजली रिलीजन और पॉलिटी मिक्स था। ठीक है, कि रोमन पोप के कहने पर जो है सारे लोग जो है वॉर करने जा रहे हैं। इसका कई पर्पस था। एक तो रिलीजियस पर्पस था, रिलीजियस डोमिनेशन वाली बात थी ही, साथ में इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी था, सोशल एस्पेक्ट भी था, कई बार लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी था। जो लॉर्ड का जैसे मान लो छोटा बेटा है, उसको लग रहा है वो तो लॉर्ड बनेगा नहीं, तो वो सोचता था चलो इसी बहाने हमारी ग्लोरी हो जाएगी, हमको लोग जानने लगेंगे, अपनी आइडेंटिटी हम बना लेंगे।
ठीक है, वो भी एक एस्पेक्ट था। कई बार किंग जो है, जो लॉर्ड ज़्यादा दिक्कत करता था उसको प्रोत्साहित करके उसको भेज देता था ताकि इस वॉर में जाए और मोस्ट प्रोबेबली मारा जाए, क्योंकि इस वॉर में कई दोनों साइड से कई लोग मारे गए, कंक्लूसिवली फाइनली कोई नहीं जीता। ठीक है, तो ये जो क्रूसेड है इसके कई आउटकम हुए। वन ऑफ द आउटकम वाज दैट कि इससे किंग का पोजीशन स्ट्रांग हुआ। कई सारे ट्रबलसम नोबल्स और जो नाइट्स वगैरह जो जाते थे, अगर मर गए तो लॉर्ड्स कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्स अगर जाएगा तो लॉर्ड कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है ना, तो किंग का पोजीशन इससे स्ट्रांग हुआ। इसका एक और कॉन्सिक्वेंस है, वो ये है कि क्रूसेड के ड्यूरेशन में जो है अरब वर्ल्ड के साथ, अब चूंकि लड़ाई करने उधर जा रहे हैं, एक अच्छा खासा कांटेक्ट बन गया, और कांटेक्ट बनने के कारण ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो गई। और ये जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, इसी ने इटली को काफ़ी रिच बना दिया, एंड इटली बिकेम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर रेनेसां। साथ में जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर ऑटोमन टर्क्स का कब्जा हो गया तो क्या हुआ कि यहाँ के सारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स भागकर इटली आ गए, और इटली में इन लोगों ने रेनेसां पीरियड के डेवलपमेंट में काफ़ी मदद किया। तो इस तरह से बाय प्रोवाइडिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थ्रू विच इटली ग्रू रैपिडली एंड इटली बिकेम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अर्बन सेंटर, और दूसरा escape of scholars from Constantinople both led to Renaissance, establishment of Renaissance in Italy। तो इस तरह से हम देखते हैं। साथ में किंग का पोजीशन स्ट्रांग होने से क्या हुआ, इसके वजह से क्या हुआ, नेशन स्टेट के बिल्डिंग में भी मदद मिला। इसके बाद हम लोग लास्ट फेज में देखते हैं कि किस तरह से मेडिवल पीरियड डिक्लाइन किया है, और मेडिवल पीरियड के डिक्लाइन के टाइम पर क्या क्या इवेंट हुए हैं। जब मेडिवल पीरियड डिक्लाइन कर रहा था तो उस वक्त दो इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए थे। एक था 100 ईयर्स ऑफ वॉर। 100 ईयर्स ऑफ वॉर में क्या हुआ, फाइनली इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की लड़ाई थी, जिसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि लोग इंक्रीजिंगली किंग से अपने आप को एसोसिएट करने लगे, एटलीस्ट इंग्लैंड में और फ्रांस में। तो मोनार्की की शुरुआत जो है, इंग्लैंड और फ्रांस में वापस से मोनार्क का पोजीशन काफ़ी डोमिनेंट हो जाएगा एंड लॉर्ड्स का पोजीशन वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 100 ईयर्स ऑफ वॉर का नतीजा। और दूसरा है प्लेग। इस प्लेग के कारण कई सारे लोग मर गए पूरे यूरोप। ये जो ब्लैक प्लेग है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ये रहा कि प्लेग के कारण लोगों का ट्रस्ट एक तरह से चर्च के ऊपर से उठ गया, क्योंकि चर्च जो था, या जो उस वक्त का डोमिनेंट फोर्स था चर्च, सब कुछ लोग बिलीव करते थे भगवान कंट्रोल करता है। कहीं ना कहीं चर्च इसका सॉल्यूशन देने में तो अनसक्सेसफुल रहा, या चर्च ने जो भी प्रेडिक्ट किया वो सारे फेल हुए, तो लोगों का ट्रस्ट जो है चर्च के ऊपर से घटा है। ठीक है, तो ये सब कारण से कहीं ना कहीं भगवान पर से लोगों का फेथ घटा, कहीं ना कहीं लोगों का फेथ जो है रिलीजन से कम हुआ, एंड दिस हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग द रेनेसां पीरियड, जहाँ के लोग जो है इतने साल के बाद चाहते थे ह्यूमनिज्म को सेलिब्रेट करना, अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करना। जो भी लोग 100 ईयर्स ऑफ वॉर या बेबोनिक प्लेग से बच गए, सब क्या चाह रहे हैं, अपने आप को सेलिब्रेट करना। फाइनली जो ये एक मंडेन ब्लैक पीरियड खत्म हुआ है, वॉर का पीरियड, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का पीरियड, उसको लोग इंजॉय करना चाहते थे, और कहीं ह्यूमन नीड, ह्यूमन वैल्यूज़ और ह्यूमन हैप्पीनेस पे फोकस बढ़ा, सेंसुअलिटी पे फोकस बढ़ा, एंड दिस वाज एक्चुअली द थीम ऑफ रेनेसां विच इज़ ह्यूमनिज्म। ठीक है, इसके साथ ये वाला पार्ट मिडिवल पीरियड का खत्म होता है।